अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हज़ारों स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं। सीए एसीसीए का 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। उनके साथ हमारा पहले भी पॉडकास्ट हो चुका है। पहले भी हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चन को हमने सर से पूछा था और अभी दोबारा इंस्टाग्राम के ऊपर हमने Q&A डाला। बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे रब्ता किया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो वही हम क्वेश्चन अब सर से पूछेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं सर उमैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच दोबारा से उस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब आते हो, आप क्वेश्चंस पूछते हो और एक फील होता है कि जो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टूडेंट ख़ास तौर पे सीए या एसीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके बारे में उनके पास वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। सो कोशिश होती है उनको बेहतर तरीके से गाइड करने की, और वैसे भी कहा जाता है कि मशवरा तो एक इमानत है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईशा राना ने पूछा है कि सीए ज़्यादा मुश्किल है या एमबीबीएस? सीए बहुत आसान है एज कंपेयर टू एमबीबीएस। कैसे? अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करें, आप अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें, सीए के अंदर आपकी 2 इयर्स कंप्लीट पढ़ाई है, लेकिन उन 2 सालों के अंदर भी डिफरेंट लेवल्स बनाए हुए हैं, जिसमें कुछ पेपर बेसिक लेवल के हैं, फिर एक डिफ़िकल्टी लेवल मीडियोकर लेवल है, फिर कुछ स्किल्स के बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पेपर आते हैं जो आपके कैफ ग्रुप बी लेवल पे आते हैं, जो उन 2 सालों में आप स्टूडेंट पढ़ रहा होता है। उसके बाद फिर 3 साल की आपकी फर्म स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर आपने अपने रिमेनिंग पेपर सीए के पास करने होते हैं। जब इसको मैं कंपेयर करता हूँ एमबीबीएस से, तो 5 साल आपने पढ़ना है, और एमबीबीएस की जो टेस्टिंग है और इवन जो सीए की टेस्टिंग है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। रट्टा थोड़ा सा कम है, एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा है, और किताबें रिलेटिवली कम हैं उसके मुकाबले में जो हमारी एमबीबीएस के अंदर है। सो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात करूं तो एमबीबीएस से तो ये बहुत आसान है। उसके बाद आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो एमबीबीएस से कम ही लगेगा सीए के अंदर, अगर आप इसको प्रॉपरली लेकर चलते हो तो। मैट्रिक के बाद एसीसीए स्टार्ट करना चाहिए या एफएससी के बाद? एसीसीए स्टार्ट करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो आफ्टर मैट्रिक एंड ओ लेवल्स है। अगर आपने एफएससी कर ली है, आप स्टिल एसीसीए स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप उसी लेवल से स्टार्ट करोगे जिस लेवल से ओ लेवल या मैट्रिक के स्टूडेंट ने स्टार्ट किया है, वहीं से आपने स्टार्ट करना है आफ्टर एफएससी। सो अगर किसी स्टूडेंट ने मैट्रिक किया है तो वो 2 साल एफएससी में लगाने के बजाय उन 2 सालों में एसीसीए के 90% ऑफ द पेपर्स पास कर सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम ओ लेवल एंड मैट्रिक है। बट अगर किसी ने एफएससी कर लिया है और वो अब एसीसीए में आना चाह रहा है तो यस, वो बिल्कुल आ सकता है, और ये सबसे फास्टेस्ट क्वालिफिकेशन है जो आप एफएससी या मैट्रिक के बाद ले सकते हो। इसके अलावा जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं उनके लिए आपको कम से कम 6-6, 7-7 साल मजीद स्पेंड करने पड़ेंगे। इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 2.5 से 3 साल है। सो मेरे ख्याल से तो बेस्ट क्वालिफिकेशन है स्टिल, चाहे आप एफएससी स्टूडेंट ही क्यों ना हो। एसीसीए डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहिए या पहले बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर एडमिशन लें, फिर एसीसीए के अंदर एग्जाम्शंस मिल जाएंगी, कम पेपर देने पड़ेंगे, फिर एसीसीए? कौन सा रूट बेस्ट है आपके लिहाज से? मेरे ख्याल से आप अगर बैचलर्स की तरफ जाना चाह रहे हो तो इसका मतलब है आप पहले 2 साल का एफएससी करोगे, फिर 4 साल का बैचलर्स करोगे। ये 6 साल का टाइम पीरियड हो चुका है। और उसके बाद अगर आप एसीसीए में आते हो, यस, बैचलर्स की बेसिस के ऊपर आपको 4-5-6 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट मेथड्स हैं, उनकी बेसिस के ऊपर आपको एग्जाम्शंस तो मिलेगी, लेकिन आपका जो स्टडी स्पैन है वो बहुत बढ़ जाएगा। सो जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो विदाउट डूइंग बैचलर्स आप एसीसीए में अगर आते हो तो आप सबसे शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर अपनी एसीसीए क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे होगे। यस, बहुत से बच्चे कहते हैं अगर हमें बैचलर्स भी चाहिए तो एसीसीए करते वक्त आपके पास बहुत सी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनका बैचलर्स आप अलॉन्ग विद एसीसीए कर सकते हो, तो वो एक ऑप्शन ज़रूर चूज़ किया जा सकता है। बट आपको एसीसीए डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहिए, आपको बैचलर्स करके वापस आने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बाद सीए या एसीसीए करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस होगा और उन्हें कितनी एग्जाम्शंस मिलेंगी? इन दोनों क्वालिफिकेशंस के अंदर कितने पेपर उन्हें देने पड़ेंगे? एसीसीए और आईकैप जो पाकिस्तान का सीए है, इन दोनों की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ अरेंजमेंट है। सो अगर आपने एसीसीए किया हुआ है और कुछ जो स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वहाँ से अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आपको एसीसीए के सिर्फ 4 पेपर अटेम्प्ट करने हैं उस बैचलर्स की डिग्री की बेसिस के ऊपर, और आपका एसीसीए कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने कुछ स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटीज़ से
बैचलर्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस किया हुआ है, जिसकी अरेंजमेंट हुई है आईकैप के साथ, तो आपको पीआरसी प्लस कैफ लेवल, जो उसके लेवल 13 पेपर्स हैं सीए के, वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और आप डायरेक्टली आर्टिकल स्टार्ट करेंगे सीए की और अपने रिमेनिंग पेपर देके पास कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी अरेंजमेंट है आईकैप और एसीसीए के साथ। सो अगर तो आपने उन यूनिवर्सिटीज से बैचलर्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस किया है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप एसीसीए में या सीए में शिफ्ट हो सकते हैं। अदर देन दोज यूनिवर्सिटीज फिर केस टू केस वेरी करता है कि आपको कितने पेपर एग्जाम्प्ट होंगे, सीए में कितने पेपर एग्जाम्प्ट होंगे, एसीसीए में कितने पेपर एग्जाम्प्ट होंगे। वो फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी सिनेरियोज होता है, वो हम स्टूडेंट को फिर इंडिविजुअली गाइड कर रहे होते हैं केस टू केस बेसिस के ऊपर। क्या सीए के साथ बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो किस स्टेज पे हो स्टूडेंट तो वो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टार्ट कर दे? मेरे ख्याल से अगर आप पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान में आप सीए कर रहे हो तो आपको सीए के साथ किसी भी और एडिशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको जस्ट बिकॉज कि आपके पास कोई डिग्री बेस्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको इसलिए बैचलर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए अगर आप ऑलरेडी सीए कर रहे हो। यस, कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे गल्फ कंट्रीज़ है, वहाँ पे एक वीज़ा रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मिनिमम बैचलर्स होना चाहिए, जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, आईकैप के ऊपर भी काम उस पर चल रहा है। तो वहाँ पे एक बेसिक वीज़ा रिक्वायरमेंट ज़रूर है, आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आपने अगर सीए क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको उसके साथ बैचलर्स करना मेरे ख्याल से मैंडेटरी नहीं है, वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। सीए के बारे में कहा जाता है कि सीए की क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आपके हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल है? अच्छा, इसमें सीए में हर स्टूडेंट का एक अपना अपना है। जो सबसे मुश्किल पेपर है सीए के अंदर मुझे जो लगता है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, क्योंकि उसमें आपकी स्किल, आपका जो नॉलेज है, आपकी जो परसेप्शन है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को लेकर चलना, उसको समझना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए उसको अंडरस्टैंड करना कि ये फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, ये डिसीजन मेकिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम रूटीन में देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मुझे लगता है टेक्निकल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर पेपर्स, बट स्टिल ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट, टीचर टू टीचर वेरी कर रहा होता है, किसी को कौन सा पेपर मुश्किल लगता है। हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्यूएम का पेपर थोड़ा सा टफ लग रहा होता है। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो हमारे इंटीरियर पंजाब के या केपी के रीजन से आते हैं, वो हमारा एक कोर्स है BWCS का, उसमें वो स्टक हो रहे होते हैं। पीपी के जो कोर्स है प्रेजेंटेशन स्किल्स का, वहाँ पे वो थोड़ा सा उससे घबरा रहे होते हैं। सो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर रहा होता है। बट पर्सनली सीए में एक पेपर है जो मेरे ख्याल से एक टेक्निकल पेपर है, टाइम टेकिंग है। क्या सीए एक एवरेज स्टूडेंट कर सकता है? मैं एक वो स्टूडेंट हूँ जो 60, 65 और 70% मार्क्स के दरमियान में रहा था मैट्रिक में, एफएससी में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मल्टीपल पेपर्स जो सीए के हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए हुए हैं। और हमारी दफ़ा तो एक बैड फेल हुआ करता था, तो मैंने तो बहुत से पेपर 2-2 दफ़ा, 3-3 दफ़ा भी पास किए हुए हैं। खैर अब बैड फेल ख़त्म हो गया, अब सीए में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपने जो पेपर दिया आपका पास हो जाता है। हमारे टाइम पे एक बैड फेल हुआ करता था। सो मैं बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट मल्टीपल टाइम्स पेपर पास किए हुए सीए के। सो कोई भी एवरेज स्टूडेंट वो पास कर सकता है, और एक वो स्टूडेंट जो 70 to 80% मार्क्स वाला है वो एक आइडियल स्टूडेंट है सीए क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि 70 to 80 मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है वो प्योर कंसेप्चुअल पे स्टूडेंट है, एप्लीकेशन बेस्ड स्टूडेंट है, वो सिर्फ रट्टे वाला नहीं है। सो एक एवरेज स्टूडेंट बिल्कुल सीए पास कर सकता है। टोटल कितने घंटे पढ़ना पड़ता है डेली? मेरा इसके ऊपर सिंपल सा असूल है, 1 घंटा पर सब्जेक्ट पर डे अदर देन योर क्लासेस। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप सीए बहुत आसानी से फर्स्ट टाइम में पेपर पास कर पाओगे। मैक्सिमम 1.5 घंटा पर सब्जेक्ट पर डे, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो अगर आप 2 पेपर लेकर चल रहे हो, दिन के 2.5 घंटे अदर देन योर रेगुलर क्लासेस अगर आप पढ़ रहे हो, आपका सीए बहुत स्मूथली होना चाहिए। क्या सीए की स्टडी के साथ साथ जॉब की जा सकती है? सीए आपका इटसेल्फ आर्टिकलशिप उसमें है आफ्टर 2 years ऑफ योर क्वालिफिकेशन, पीआरसी और कैफ पास करने के बाद, तो वो तो इटसेल्फ एक पूरी जॉब है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैं पीआरसी और कैफ लेवल पे ही जॉब स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको नो डाउट सीए एक क्वालिफिकेशन है,
इसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक सर्टेन टाइम चाहिए। सो अगर आप दिन की क्लासेस भी ले रहे हो, आपने 2-2.5 घंटे उसके अलावा भी बैठ के पढ़ना है, तो उसके बीच में जॉब बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको वो जो मेंटल स्पेस चाहिए, वो फ्री माइंड चाहिए पढ़ाई के लिए, वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो मेरी सजेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप ड्यूरिंग सीए खास तौर पे जो आपका एकेडमिक सेशन है 2 इयर्स का, उसमें आप कोई भी जॉब करें। किसी की कितनी एज हो जाए कि उसे सीए स्टार्ट नहीं करना चाहिए? मींस के ऑफिस में जॉब कर रहा है इंसान और वो चाह रहा है कि मैं सीए स्टार्ट करूं, उसकी 30 है, 35 एज है, तो क्या उसे सीए स्टार्ट करना चाहिए? अगर तो कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है, वो 30 प्लस है, और अगर तो वो मैरिड भी है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि उनको सीए की तरफ आना चाहिए। मेरी सजेशन होगी कि फिर वो बेहतर है कि एसीसीए की तरफ शिफ्ट कर जाएं, जिससे वो अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को आगे लेकर जा सकते हैं। सो एसीसीए रिलेटिवली आसान है, उसकी टेस्टिंग, उसके एग्जामिनेशन पैटर्न, वो जॉब के साथ कंटिन्यू भी किया जा सकता है। और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो जॉब कर रहे हैं, वो जो सबसे प्राइम क्वालिफिकेशन चूज कर रहे होते हैं अकाउंटेंसी फील्ड के अंदर, अलॉन्ग विद देयर जॉब, दैट इज एसीसीए। अगर किसी की मैथ वीक है तो क्या उसे सीए ज्वाइन करना चाहिए? और साथ इसके ये भी बता दें कितने % न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, कितने % इसके अंदर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं? सीए का मैथमेटिक्स से कोई ख़ास लेना देना नहीं है। ये एक बच्चों के माइंड में परसेप्शन बन गया है कि हम मैथ नहीं पढ़ा हुआ तो हम सीए कैसे करेंगे। सीए अकाउंट्स है, मैथमेटिक्स नहीं है। सो सीए में आपको मैथमेटिक्स सिर्फ इतना आना चाहिए कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और छोटी मोटी परसेंटेज कैलकुलेट कर पाते हैं, तो आप सीए में गुड टू गो हैं। इससे ज़्यादा वो डेरिवेशन, वो इंटीग्रेशन, उसका सीए से कोई लेना देना नहीं है। तो ख़ास तौर पे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है, सर हमने मैथ नहीं पढ़ा। कोई ज़रूरत नहीं है मैथ पढ़ने की, आप सीए कर सकते हैं। सीए एक क्वालिफिकेशन ऐसी है जिसको बैलेंस किया गया है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में। तो आपके जो टोटल पेपर्स हैं 18, इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ पेपर ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल है और हाफ पेपर ऐसे हैं जो थ्योरी बेस्ड है, जिसमें आपका लॉ आता है, जिसमें आपका ऑडिट आता है, एक इकोनॉमिक्स का भी पेपर है। सो ये एक कॉम्बिनेशन है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का। तो ये ऑलमोस्ट हाफ पेपर्स है, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल। एसीसीए वालों को पाकिस्तान में जॉब मिल जाती है? क्योंकि एक मिथ है कि सीए वालों को पाकिस्तान में आसानी से जॉब मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल्स किए होते हैं, 3.5 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें आसानी से जॉब मिल जाती है, लेकिन एसीसीए वालों को जॉब्स नहीं मिलती। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान के अंदर कोई भी अकाउंटेंट ऐसा नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि मुझे जॉब नहीं मिली, चाहे वो एसीसीए है, चाहे वो सीए है। जब आप सीए के साथ एसीसीए को कंपेयर कर रहे हैं, तो मेरी अजम्पशन ये है कि उस एसीसीए के स्टूडेंट ने अपनी क्वालिफिकेशन के साथ जो उनकी रिक्वायरमेंट है पीईआर की, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की, वो ले चुका है। वो किसी फर्म से, किसी इंडस्ट्री से ले चुका है। सो अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वो एसीसीए से है, चाहे वो सीए बैकग्राउंड से है। सो यस, दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है जॉब की। पाकिस्तान के अंदर अगर आप फर्म या इंडस्ट्रीज को कंपेयर करोगे, तो यस, फर्म्स के अंदर ज़्यादा सीएज है, बट इंडस्ट्रीज के अंदर ये रेशोज ऑलमोस्ट इक्वल चल रही है सीए और एसीसीए को लेकर। एसीसीए स्टूडेंट को फर्म ज्वाइन करनी चाहिए या इंडस्ट्री? क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर उन्हें वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा, मिथ है कि जो उन्हें फर्म के अंदर मिलेगा। जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, इवन एसीसीए स्टूडेंट की बात करें या इवन आप आई कैप के सीए के स्टूडेंट की बात करें, तो मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि ये प्रेफर्ड है कि वो किसी फर्म में जाए, वो टॉप 10 फर्म से नीचे वाली फर्म में भी चले जाए, अगर उनको एक फर्म में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसकी क्लाइंटेल अच्छी है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब ये है कि आप एक किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में गए, यस आप उस फील्ड के, उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो जाओगे, बट जब आप फर्म में जाते हो तो आप डिफरेंट कंपनीज की अंदर जाते हो, उनका कल्चर देखते हो, उनके अकाउंटिंग प्रोसेस देखते हो, आपका एक्सपोजर डिफरेंट हो जाता है। आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी कर रहे हो, आप सर्विस इंडस्ट्री को भी देख रहे हो, आप हॉस्पिटैलिटी की तरफ भी जा रहे हो, सो आपका एक्सपोजर डिफरेंट हो जाएगा। सो नॉट जस्ट फॉर एसीसीए, सीए स्टूडेंट के लिए भी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि वो इंडस्ट्री के बजाय फर्म को प्रेफर करें। यस, अगर आपको इंडस्ट्री में कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे यूनिलीवर है, जैसे आपके पास पेप्सी है, जैसे आपके पास इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है तो नेशनल बैंक है, तो उसमें जाया जा सकता है। अदरवाइज हमेशा प्रेफरेंस आपकी फर्म होनी चाहिए। केपीएमजी फर्म पाकिस्तान से जा रही है, पहले 2020 के अंदर डिलॉयट चली गई, आपको लगता है कि बाकी 2 भी चली जाएंगी? और क्या रीजन है कि पाकिस्तान से बिग 4 जा रही हैं और इसका स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा?
अच्छा, पाकिस्तान के अंदर से बिग फोर्स का निकल जाना, ये कुछ लोग इसके ऊपर कहते हैं कि बहुत परेशानी की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा। यस, आपकी एक गुडविल, आपकी एक क्रेडिबिलिटी एज अ कंट्री अफेक्ट होती है कि वहाँ पे बिग फोर एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर आप इसकी फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर देखेंगे तो वो कंपनीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही हैं, जिन्होंने एएफएफ से ऑडिट करवाना था, जिन्होंने तासीर हादी से करवाना था, अब ये मैं लोकल नाम ले रहा हूँ। स्टूडेंट कहेंगे सर ये तासीर हादी क्या है? तासीर हादी केपीएमजी का लोकल नाम है, वो तो यहीं पे होंगी, वही पार्टनर्स यहाँ पे होंगे, उनके पास जो पाकिस्तान में जो क्लाइंट्स थे वो अभी भी होंगे। तो फर्म भी उधर है, क्लाइंट्स भी वहीं पे है, पार्टनर्स भी वहीं पे हैं, तो उसका मतलब है कि कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत बड़ा तो नहीं आएगा। जहां तक नाम की बात है कि जी केपीएमजी पाकिस्तान से चला गया, या पीडब्ल्यूसी जा रहा है, या फिर डिलॉयट चली गई थी, या ईवाई काफ़ी हद तक ऑपरेशन लिमिट कर चुका है, तो उसका इम्पैक्ट क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूर है, गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूर है। बट जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी लाइफ में इसका कोई इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आर्टिकल्स अभी भी उनको फर्म से मिलेंगी, क्लाइंट्स अभी भी मौजूद है, उनका एक्सपीरियंस वही होगा, वो उन्हीं पार्टनर्स के अंडर काम कर रहे होंगे। हाँ, अब ये जो आपकी क्लाइंटेल्स होती है, जो आपकी एफिलिएशंस होती हैं, तो आपके कुछ रेवेन्यू की परसेंटेजेस जानी होती हैं उन कंट्रीज के अंदर। और मुझे एक फैक्टर लगता है, वन ऑफ द फैक्टर अमंग द अदर्स, कि आपका जो एक्सचेंज रेट है एज कंपेयर टू द डॉलर, वो इतना नीचे जा चुका है कि आप जब उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करते हो अपने रेवेन्यू को, तो वो रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स बहुत कम हो चुका है, जो कि आपका जो इंटरनेशनल शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर है वो उसको कंसीडर करता है कि यार मैं इतनी एफर्ट, इतनी इन्वेस्टमेंट वहां पे क्यों करूं। सो वो अपनी अटेंशन, अपनी एफर्ट्स, अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर रहे हैं बेहतर इकोनॉमीज की तरफ। 2 फर्म्स तो जा चुकी हैं बिग फोर में से, क्या बाकी 2 भी चली जाएंगी? केपीएमजी ने डिसाइड कर लिया कि वो लीव कर रहे हैं। डिलॉयट ऑलरेडी जा चुका है। ईवाई ने अपने ऑपरेशंस काफ़ी लिमिट कर चुके हैं। आई गेस हार्डली कोई 10 to 15% उनके ऑपरेशंस कुछ सिटीज़ में रह चुके हैं। कराची में मेजर ऑपरेशंस हैं उनके, तो ऑलमोस्ट वो भी ना होने के बराबर है। और आई थिंक पीडब्ल्यूसी के भी चांसेस कुछ लग रहे हैं जाने के। सो यस, बाकी जो 2 फर्म्स हैं वो भी पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी में। सीए में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ चुकी है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ गए हैं सीए में। एक वक्त होता था कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता था कि सीए है क्या, एसीसीए है क्या, लेकिन अब हर दूसरा बच्चा सीए या एसीसीए कर रहा है। क्या लगता है कि अभी जिस तरह सीए स्टूडेंट्स को आर्टिकल्स नहीं मिल रहे, फ्यूचर में हो सकता है कि उन्हें जॉब भी ना मिले? आपको क्या लगता है? सबसे पहली बात, सीए के अंदर अभी भी इतना ज़्यादा स्कोप है, एसीसीए के अंदर इतना ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आपकी जो इकॉनमी है, इनको अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है। आज से पहले हुआ ये करता था कि बच्चे प्रेफर किया करते थे कि मैंने मेडिकल में जाना है, बचपन से डॉक्टर बनना था, और या फिर मैंने इंजीनियरिंग साइड में जाना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वहाँ पे अब इंजीनियरिंग की तरफ बहुत कम लोग जा रहे हैं। सो उसका एक इन्फ्लेक्स सीए और एसीसीए में ज़रूर आया। लेकिन सीए के लिए अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अकाउंटेंट चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्टर नहीं चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को इंजीनियर नहीं चाहिए, बट अकाउंटेंट एक हॉस्पिटल को भी चाहिए, एक इंजीनियरिंग कंपनी को भी चाहिए, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए। सो इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर सैचुरेशन लेवल नहीं आ सकता। अगले 10 साल तक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। और अगर यहाँ से आपकी इकॉनमी थोड़ा सा भी बूस्ट करती है, ग्रो करती है, तो हमें मजीद अकाउंटेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी लास्ट ईयर की एफबीआर डिपार्टमेंट की न्यूज़ है कि हमें 2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए। ये आपका एफबीआर की न्यूज़ है जो आपके टेलीविजन के ऊपर नशर हुई थी। तो इसका, और हमारे तो पूरे पाकिस्तान में अभी इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे जो एफबीआर उनको हायर भी कर पाए। तो डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये कोई कह रहा है या कोई जो एक परसेप्शन बने कि सैचुरेशन हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्म सब बच्चों को मिल रही है, लेकिन अब अगर हर कोई बिग फोर में जाना चाहता है तो बिग फोर भी एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि फर्म्स नहीं मिल रही, फर्म्स भी मिलती हैं, इंडस्ट्री भी मिलती है, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि आपने बिग फोर में जाना है, तो बिग फोर की कैपेसिटी है वो उसको तो एक्सीड नहीं कर पाएंगे। सीए करके जॉब करनी चाहिए या अपनी फर्म स्टार्ट करनी चाहिए? सीए करके जॉब बिल्कुल करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से आप अगर सीए करके अगर फर्म के अंदर ही रहते हैं और आप थोड़ा सा अपना एक्सपोजर बढ़ाते हैं, आप अपनी कुछ स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको 4 से 5 साल एटलीस्ट फर्म के अंदर स्पेंड मज़ीद करने चाहिए इवन आफ्टर क्वालिफिकेशन, ताकि आप एक डिफरेंट व्यू के साथ
अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। और अपना बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब क्या है? जो सबसे बेसिक और सबसे कॉमन है, आपकी अपनी ऑडिट फर्म, टैक्स फर्म, एडवाइजरी फर्म। सो मेरे ख्याल से तो बिजनेस है, उसमें बरकत भी है। एक तो दूसरे लोगों का रिस्क आपके साथ मिलता है, और बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि आपको उनकी वजह से आपके रिस्क में इजाफा हो रहा होता है। तो ऑलवेज चॉइस आपकी बिजनेस ही होनी चाहिए। बट बिजनेस एकदम से स्टार्ट करना मुश्किल होता है, आपको वो स्किल सीखनी है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपको 4-5 साल आफ्टर क्वालिफिकेशन एक एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब का, जिसके अंदर आप सारे मैनेजरियल लेवल के ऊपर और टॉप मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर आप देख सको कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है। सीए स्टूडेंट का कंसर्न है कि उन्हें आर्टिकल्स नहीं मिल रहे। अगर उन्हें आर्टिकल्स मिलें तो किस डिपार्टमेंट में करने चाहिए? लाइक ऑडिट, हर स्टूडेंट चाह रहा है कि ऑडिट में मैंने आर्टिकल्स करने हैं। अगर ऑडिट में नहीं मिलते तो क्या टैक्स, एडवाइजरी या किसी और डिपार्टमेंट में करने चाहिए? हर एक बच्चे के माइंड में है कि मैंने बिग 4 में जाना है, मैंने टॉप 6 में जाना है। उसकी वजह से ये माइंड में आपके एक डेवलप हो जाती है पिक्चर, एक इमेज डेवलप हो जाता है, और आप उससे नीचे की फर्म में जाना नहीं चाहते। फिर आप कहते हैं स्टूडेंट कि हमें इंटर्नशिप नहीं मिली। आई कैप ने इंडस्ट्रीज़ की आर्टिकलशिप भी ओपन कर दिया, इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चों को तो अभी, मैं अगर मेजॉरिटी बच्चों से पूछूं कि यार मुझे टॉप 30 फर्म्स के नाम बताएं, तो 6-7 फर्म से ज़्यादा तो बच्चों को नाम भी नहीं पता होंगे उस चीज़ के। सो ये एक कंसर्न ज़रूर है कि हर कोई बिग 4 में जाना चाहता है। देयर आर अ लॉट ऑफ फर्म्स। आपको देखना चाहिए कि उनकी क्लाइंटेल्स कितनी अच्छी है, उनके पास अच्छे क्लाइंट कौन से हैं। अगर अच्छे क्लाइंट्स हैं, यू शुड गो फॉर इट। अब सवाल पैदा होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़रूरी है। मेरी ख्याल में, मेरी परसेप्शन ये है कि अगर मुझे गाइड करना होगा तो मैं स्टूडेंट को कहूँगा कि वो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल ऑडिट में लाजमी गुजारे। जब आप ऑडिट में होते हो, आप डिफरेंट क्लाइंट्स के ऊपर जाते हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, उसके अकाउंटिंग प्रोसेस समझते हो, तो आपका एक एक्सपोजर इन्हांस होता है। उसके बाद जो मुझे एक आइडियल फील्ड लगती है, दैट इज़ एडवाइजरी, कंसल्टेंसी। उसके अंदर स्कोप बहुत है, और जो फ्यूचर है हमारा, मेरे ख्याल से वो एडवाइजरी है, कंसल्टेंसी है। अगर आप काम के हिसाब से बात करें, नॉलेज के हिसाब से बात करें, और फाइनेंशियल टर्म्स के हिसाब से भी बात करें, तो एडवाइजरी और कंसल्टेंसी में आप रिलेटिवली ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द टैक्स और ऑडिट। प्री मेडिकल स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं? जो पाकिस्तान के अंदर मोर देन 50% स्टूडेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर है, वो प्री मेडिकल से जाते हैं। क्योंकि जब मेडिकल का स्टूडेंट है, उसने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ, सो उसके लिए बैचलर्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस की क्वालिफिकेशन खत्म होगी, उसको एडिशनल मैथ देना पड़ेगा। वो इंजीनियरिंग में नहीं जा सकता, उसको एडिशनल मैथ देना पड़ेगा। तो वो अकाउंटेंसी फील्ड को चूज़ करता है। और जब वो अकाउंटेंसी फील्ड को चूज़ करता है, तो बहुत से लोग तो इस बात पे डरते हैं शायद वहाँ पे हमें मैथ जाके पढ़ना पड़ेगा। तो अकाउंटेंसी का मैथमेटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिक आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए। सो पाकिस्तान के अंदर मोर देन 50% जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो इवेंचुअली जब एमडी कैट वगैरह या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला नहीं हो पाता, तो वो शिफ्ट होते हैं सीए या एसीसी की तरफ। दानिश ने पूछा है कि पाकिस्तान में सीए वालों की सैलरी कितनी होती है। पहले भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछ चुका हूँ, लेकिन उसने कहा है कि सर से ये भी पूछिएगा कि 15 साल का सीए का एक्सपीरियंस है उन्हें, वो टीचिंग कर चुके हैं। कोई उनका स्टूडेंट या कोई भी उनका जानने वाला, उनका कोलीग या कोई भी, जिसकी हाईएस्ट सैलरी मैक्सिमम कितनी उन्हें पता है कि कितनी ले रहे हैं वो? अच्छा, जहाँ तक सैलरी का ताल्लुक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो सैलरी है, जो आजकल पाकिस्तान के अंदर हमारी नॉर्म्स है, डिफरेंट स्केल्स हैं। अगर एक आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन आपने बिल्कुल फर्म ख़त्म कर दी है, आप सीए क्वालिफाइड हो चुके हो, तो आप फर्स्ट जॉब करने जा रहे हो बीइंग एन एएम। अगर आप एक ऑडिट फर्म में जा रहे हो, तो वहाँ पे तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स, पर्क्स वगैरह। अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि बेहतर कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए से भी एक फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी जॉब स्टार्ट करेगा। अब ये जब हम 1.5 लाख 2 लाख पैसे बता रहे होते हैं, ये तो वो कैश इंसेंटिव है जो उसको दिया जाता है। आप जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उस कंपनी या फर्म के अंदर, आपके सैलरी पैकेज बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी पर्क्स भी बढ़ती जा रही है। मैं स्टूडेंट्स को अक्सर बता रहा होता हूँ कि भाई आप कैश को मत देखो 2 लाख 2.5 लाख को, क्योंकि कंपनी आपको गाड़ी भी दे रही है, और जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ता जा रहा है, आपकी पोजीशन बढ़ती जा रही है। आजकल तो ये हैवल्स वगैरह और ये BYD वगैरह की जो गाड़ियां हैं, 1.5 करोड़ रुपए की कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है। उससे टॉप पोजीशन में तो प्राडो निकाल के भी दे रही हैं आपकी जो ये टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज हैं, ऑयल सेक्टर की जो कंपनीज हैं, प्राडो तक एम्प्लॉयज़ को वो लेके दे रहे हैं। वो उसके साथ उसको मोबाइल
लेकर दे रहे हैं, वो उसके साथ उसको 200 300 400 लीटर का पेट्रोल दे रहे हैं पर मंथ। अगर आपको 300 लीटर पेट्रोल पर मंथ मिल रहा है, ये भी आपके सैलरी पैकेज का पार्ट है। सो यहाँ पे स्टूडेंट की अट्रैक्शन होती है जी, 2 लाख रुपया सैलरी होगी, 2 लाख के अलावा जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो इससे बहुत ज़्यादा है। आपके जो फॉरेन ट्रिप्स हैं वो कंपनी पेड होते हैं, आपको पेड हॉलीडेज मिल रही होती हैं, आपका मेडिकल कवर होता है, जितने भी पाकिस्तान के जो अच्छे आपके हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहाँ पे आपकी मेडिकल कवरेज है। तो ये जब इन सारे बेनिफिट्स को आप कैलकुलेट करते हैं तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। सो हमसे जब बच्चे पूछते हैं सर 2 लाख रुपए तनख्वाह होगी, मैं उसको कहता हूँ 2 लाख कुछ भी नहीं है, ये तो वो कैश है जो आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो तो इससे बहुत ज़्यादा है। क्या सीए फील्ड गर्ल्स के लिए है? क्योंकि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उन्हें आर्टिकल्स करने के लिए डिफरेंट क्लाइंट्स पे जाना पड़ेगा, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा, तो हम सीए करवाते नहीं हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, चाहे वो सीए करें चाहे एसीसीए करें। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब आप अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे और जब आप मार्केट में जाएंगे जहाँ पे आपका इंटरेक्शन होगा, अगर तो आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपने मेडिकल कर लिया है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपने किसी हॉस्पिटल में स्पेंड करना है। यस, हमें पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप एक हॉस्पिटल में जाएँ, वहाँ पे कितनी तरह के लोग आएंगे, वहाँ पे कितने डिफरेंट एरियाज से, जोग्राफिकल आपके जो एरियाज़ हैं, आपके जितने जो नेशनल लेवल के ऊपर जितने डिफरेंट, कोई कश्मीरी है, कोई पंजाबी है, कोई बलोची है, कोई इंटीरियर पंजाब से है, उनका लैंग्वेज बैरियर भी है, डिफरेंट तरह के लोग आपके पास आएंगे, आपने उनका इलाज करना है। उनका पूरा दुखी कोई आया हुआ है, किसी की खून निकल रहा है, किसी की टांग कटी हुई है, पूरा दिन आप उस हॉस्पिटल में स्पेंड कर रहे हो, एज़ कम्पेयर टू द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कि आप एक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हुए हो। आपका जिन लोगों से रब्ता है, जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट में हो, जिन क्लाइंट्स को डील कर रहे हो, वो सूटेड बूटेड कुछ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर आपकी अथॉरिटी भी है। तो आप उस पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे रह के जब काम कर रहे होते हैं, तो अब आपका जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी जो वर्किंग लाइफ है, वो जो आपका वर्क इन्वायरमेंट है, वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। सो मेरे ख्याल से फीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छी करियर चॉइस हो सकती है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अगर कैफ में 3 से 4 अटैम्प्ट लग चुकी हैं और एक भी पेपर पास नहीं हुआ सीए स्टूडेंट का, तो क्या उसे सीए क्विट कर देना चाहिए या उसे फर्दर अटैम्प्ट्स देनी चाहिए? अगर तो कैफ के अंदर आपकी 3 से 4 अटेम्प्ट्स लग चुकी हैं और आपका कोई भी पेपर पास नहीं हो पा रहा, तो इसकी 2 वजूहात हो सकती है। एक, आप पढ़ने वाले हो, आप पढ़ रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, बट स्टक हो, पेपर पास नहीं हो रहा। और एक है कि आप पढ़ने वाले ही नहीं हो, आप जानबूझ के मस्तियाँ कर रहे हो, सीरियस नहीं हो, पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी अटेम्प्ट्स लग रही हैं। सो अगर तो आप पढ़ाई में सीरियस नहीं हो, तो फिर तो आप कुछ और ना भी करो तो भी आपने कुछ और कर भी लेंगे, तो वहाँ पे भी आपने ये काम करना है। बट अगर आप पढ़ाई में हो, सीरियस हो, बट स्टक हो चुके हो सीए के अंदर, तो जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, आपको फ़ौरन एसीसीए में स्विच कर लेना चाहिए। सो आप एसीसीए के अंदर अगर आप स्विच करते हो तो उसके पेपर रिलेटिवली स्टूडेंट ज़्यादा जल्दी पास करना स्टार्ट कर देता है। तो जो आपका कॉन्फिडेंस था पेपर फिल करने का, वो जो आपका टाइम गुजर चुका था, वो उसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। सीए करने पे टोटल कितना एक्सपेंस आता है? पाकिस्तान के अंदर अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी ICAP का सीए करते हैं, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, इंक्लूडिंग उसकी एग्जामिनेशन फीस, जितने भी टोटल खर्चा है, एजुकेशन कॉस्ट को मिला के, वो मैक्सिमम 6 लाख रुपए होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अगर इसको आप कंपेयर करते हैं मेडिकल से, तो मेडिकल में तो 5 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 70-80 लाख रुपया मिनिमम लग रहा होता है, अगर तो आप स्कॉलरशिप पे नहीं हो। इवन अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी का बैचलर्स भी करते हो, 4 साल का बैचलर्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो आप 3 से 4 लाख रुपया पर सेमेस्टर फीस पे करते हो। तो ये आपका 35 लाख रुपए का ऑन एवरेज सिर्फ बैचलर्स हो रहा होता है 4 सालों के अंदर। तो उसके मुकाबले में अगर आप सीए को कंपेयर करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को कंपेयर करेंगे, तो 6 लाख रुपीस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो मेरे ख्याल से जो सबसे कम एजुकेशन कॉस्ट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है। सीए का पे बैक टाइम क्या है? मतलब कितना टाइम वो जॉब करे तो उसका जितना एक्सपेंस आज तक सीए करने पे हुआ है वो कॉस्ट उसकी निकल आएगी। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं और आप 30-35 लाख लगाते हैं, आप अगर BS अकाउंट्स एंड फाइनेंस करें अच्छी यूनिवर्सिटी से, अगर आप 30-35 लाख रुपए लगा रहे हैं और आप पर मंथ 70-80 हज़ार रुपया, 60 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, तो आपका पे बैक पीरियड कितना बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दैट स्टूडेंट जिसने 5 सालों में टोटल 6 लाख रुपए लगाया है, और उसी 5 सालों के अंदर जो उसकी 3 साल की आर्टिकलशिप है, उसमें उसको 25-26 हज़ार से स्टाइपेंड स्टार्ट होती है,
पेपर पास करते करते बढ़ते बढ़ते वो 50,000 और इवेंचुअली वो 70-80,000 पे जाती है ड्यूरिंग आर्टिकल्स। तो सीए वाहिद एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसमें स्टूडेंट ड्यूरिंग आर्टिकल्स अपनी एजुकेशन कॉस्ट रिकवर कर लेता है, और पहले दिन जब वो जॉब पे जाता है तो वो उसकी सारी की सारी अमाउंट है जो उसकी जेब में जानी है वो अपनी एजुकेशन कॉस्ट कवर कर चुका है, जो कि डॉक्टर्स के लिए ऐसा नहीं है, जो कि इंजीनियर्स के लिए ऐसा नहीं है, जो कि किसी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं है। उनको काफ़ी साल लग जाते हैं अपनी एजुकेशन कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। एक सीए स्टूडेंट में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो आसानी के साथ पेपर पास कर ले? एक सीए का स्टूडेंट अगर कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन्ड है, रोज़ अगर वो एक स्पेसिफिक टाइम पढ़ाई को दे सकता है तो कोई भी स्टूडेंट सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकता है। तो उसे सिर्फ कंसिस्टेंट होना है, डिसिप्लिन होना है। IAS 11 और IAS 18 होने के बावजूद IFRS 15 की ज़रूरत क्यों पेश आई? IAS 18 और IAS 11 रेवेन्यू के जो स्टैंडर्ड थे इनमें कुछ वीकनेस थी। ये जो स्टैंडर्ड था IAS 18 वो रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, इनके अलग अलग क्राइटेरिया बताया हुआ था। इनका रिकग्निशन क्राइटेरिया डिफरेंट था, रॉयल्टी का क्राइटेरिया डिफरेंट था, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स IAS 11 रेवेन्यू रिकॉर्ड रिकग्नाइज करने का क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट था। दुनिया चेंज हो रही थी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कम्प्लेक्स हो चुकी थी। इसके लिए IFRS 15 लेके आया और इन सबको रिप्लेस कर दिया गया और एक सिंगल मॉडल अडॉप्ट किया गया, और उस सिंगल मॉडल के तहत कोई भी इंडस्ट्री है वो अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेगी। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपकी जो कम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी, जैसे मिसाल देता हूं, यूफोन ने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर बंडल डील लॉन्च की सुपर कार्ड के नाम से, जिसके अंदर आपको व्हाट्सएप के मैसेजेस भी अवेलेबल है, आपको इंटरनेट भी अवेलेबल है, आपको कॉल सर्विस भी अवेलेबल है, आपको उसमें कुछ फ्री मिनट्स भी अवेलेबल हो चुके हैं। फ्री मिनट्स की काउंटिंग नहीं कर पाते थे हम, डिस्काउंटिंग को कैसे हमने लेके चलना है, ये बंडल्स के अंदर प्राइस एलोकेशन कैसे करनी है। तो इस तरह की जब कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती थी तो उसमें वो स्टैंडर्ड हमें फेयरनेस के साथ, उसमें कंप्लीटनेस के साथ हम रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर पाते थे। तो इन सब वीकनेसेस को कवर किया था IFRS 15 ने, और एक सिंगल मॉडल आ गया तो इसने रेवेन्यू रिकग्निशन को ज़्यादा क्रेडिबल, ज़्यादा रिलायबल कर दिया था। तो ये एक मेरे ख्याल से वक्त की ज़रूरत थी और एक अच्छी चीज़ थी कि आपको डिफरेंट सेक्टर्स के रेवेन्यू के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल मॉडल है, अब उसी को अडॉप्ट करना है रिगार्डलेस ऑफ द इंडस्ट्री। तो चलें यहाँ पे हम अपने इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके इंशाल्लाह एक और पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।